विशेष आयोजन किया गया। कारगिल के इन पवित्र चोटियों से आज भी शौर्य, साहस और बलिदान की गूंज सुनाई पड़ती है। आइए अब रुख करते हैं कारगिल का, जहां मौजूद हैं हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता और देखते हैं यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। तो कारगिल की हर पहाड़ी, हर चोटी और हर रास्ता अपने भीतर शौर्य, संघर्ष और बलिदान की एक एक अनकही कहानी को समेटे हुए है। इन्हीं ऐतिहासिक किस्सों और कारगिल की विरासत को करीब से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। आप भी सुनिए। इंडिया न्यूज पहुंचा है उन दुर्गम पहाड़ियों पर जहां पर कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। 26 जुलाई का वो दिन जो पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य के नाम पर जाना जाता है। इस वक्त हम लीमोचिन पॉइंट पे हैं और मेरे ठीक पीछे आपको वो पहाड़ियां दिखाई देंगी जहां पर कारगिल की महागाथा लिखी गई। 550 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं सबसे ऊंची पहाड़ी, उसे टाइगर हिल कहते हैं। इसी टाइगर हिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC क्रॉस कर भारत के हिस्से में दाखिल हो गए। और उसके बाद वहां पर यह तारीख मई का महीना था जब पहली बार भारतीय सेना को यह पता चला कि वहां पर घुसपैठी और आतंकवादी भारतीय सेना में दाखिल हो गए हैं। सबसे पहली लड़ाई टाइगर हिल पर शुरू हुई और वहीं पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया। दुर्गम पहाड़ियां, माइनस टेम्परेचर, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, इसके बावजूद टाइगर हिल, तोलोलिंग और कई रणनीतिक चोटियों पर भारतीय सेना ने अपने दमखम, अपने शौर्य के जरिए एक बार फिर से तिरंगा फहराया। जी हां, मैं आपको बता दूं 1300 से ज्यादा जवान इस संघर्ष में जख्मी हुए। 527 वीर सपूत देश के शहीद हुए। इसके बावजूद उन्होंने देश के मान को, देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। कारगिल युद्ध स्मारक में शहीदों को हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। 26 जुलाई का दिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। 26 जुलाई को हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन ये पहाड़ियां भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गवाह हैं। 1999 में पाकिस्तान ने सैनिक और घुसपैठियों के जरिए नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर कारगिल, द्रास, बटालिक और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 1 पर कब्जा करना, उसको नुकसान पहुंचाना था। भारतीय सेना ने इन्हें हटाने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और ये जंग मई में शुरू हुई और खत्म हुई जुलाई 26 को, जब भारतीय सेना ने घुसपैठियों को, पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेला और वहां पर तिरंगा फहराया। जी हां, ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने इन पहाड़ियों पर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे सर्वोच्च सेना है। मैं आपको बताऊं दर्शकों, जो सबसे ऊंची पहाड़ी आप देख रहे हैं वो टाइगर हिल है। उसकी बाईं तरफ जो आपको ऊंची पहाड़ी दिख रही है वो बत्रा टॉप है, जहां पर कैप्टन बत्रा ने अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक मशहूर नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। और आज भी हर युवा इस नारे को याद रखता है। कैप्टन बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ उस ऊंचाई पर पहुंचे और लगातार कई हफ्तों तक माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद वो लड़ते रहे और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को वाकिफ करा दिया। आप मेरे ठीक राइट तरफ आएंगे, मेरे कैमरा पर्सन दिनेश जी आपको दिखाएंगे। टाइगर हिल के ठीक राइट में आपको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, तिरछी पहाड़ी, इसे राइनो हिल कहते हैं। राइनो हिल पर भी भारतीय सेना पहुंची तो उसे पता चला कि वहां पर भी घुसपैठिए पहुंचे हुए हैं और आर्टिलरी फायर करना बोफोर्स के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जो टुकड़ियां थी, जो उनकी चौकी थी, जो उनकी फॉरवर्ड पोस्ट थी, वहां पर हमला कर
उनको जता दिया और बता दिया कि वो गलत इलाके में दाखिल हो गए हैं। जी हाँ, इसके बाद मैं आपको बताऊं, मिराज, सुखोई, मिग 27, MI-21 हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर बता दिया कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश करती है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इस वक्त जहां पर हूं मैं, ये लेमोचिन पॉइंट है और यहां पर सेना की एक बड़ी टुकड़ी तैनात रहती है। यहां से उन दुर्गम पहाड़ियों की निगरानी की जाती है। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, जहां से वो बर्फीली पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC शुरू होती है। उसके ठीक पीछे पाकिस्तानी पोस्ट है और मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे, वहां पर उन माइनस टेम्परेचर वाले इलाकों में भी भारतीय सेना की टुकड़ियां तैनात है। वहां पर उनकी पोस्ट है और बोफोर्स गन की लोकेशन हम नहीं आपको बता सकते, वो बहुत सेंसिटिव और क्रूशियल है। इन इलाकों में बोफोर्स गन भी भारतीय सेना ने तैनात की है, जिसके जरिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल की निगहबानी करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर मौसम 12 महीने खराब रहता है और भारतीय सेना इन दुर्गम पहाड़ियों में दुर्गम मौसम में भी देश की निगहबानी करती है, देश की सुरक्षा करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा डटी रहती है। और यही वजह है कि हम और आप दुनिया भर के लोगों से ये कहते हैं कि हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम अप्रतिम है, अजय है और उनकी वजह से हर भारतीय सुकून से सो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, करगिल। इस वक्त मैं लामोचिन इंडियन आर्मी की जो पोस्ट है वहां पर खड़ा हूं। बहुत सेंसिटिव इलाका है। इन इलाकों में अक्सर सर्विलांस होता रहता है। गोला बारूद जो है वो चले थे जब करगिल का युद्ध शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं, करगिल युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान उन नीचे गांवों को हुआ था। आप वहां मेरे पीछे देखेंगे, छोटे छोटे गांव आपको दिखाई दे रहे हैं और उन गांवों के ठीक पीछे जो आपको दृश्य दिख रहा है वो तस्वीरें उन ऊंची चोटियों की पहाड़ियों की हैं जहां पर करगिल की जंग लड़ी गई। बत्रताप, टोलोलिंग, राइनो हॉर्न पॉइंट, 815, ये जो टॉप्स थे, इनका नाम इसलिए रखा गया कि इन पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। लेकिन जब करगिल की जंग शुरू हुई दर्शकों, तो मैं आपको बताऊं, इन गांवों में पाकिस्तानी गोले गिरा करते थे। जब भारतीय सेना इधर से रिटेलिएट करती थी अपनी बोफोर्स गन के जरिए, तो पाकिस्तान की ओर से जो फायर होते थे वो इन गांवों में गिरते थे और इन गांवों को बहुत नुकसान हुआ। अगर आप देखें तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में जिस तरह से एक कटोरी, एक बोल होती है, उस बोल के आकार का ये इलाका है। और करगिल युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णायक नुकसान हुआ था इन गांवों को भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जब वहां से गोले दागे जाते थे पाकिस्तान की तरफ से तो वो गोले इन्हीं गांवों में गिरते थे। इन्हें द्रास विलेज कहते हैं। और ये ऊंची पहाड़ियां जो आपको दिख रही हैं, जहां पे आपको बर्फ जमी दिखाई दे रही है, ये वो ऊंची पहाड़ियां हैं जहां भारतीय सेना की पोस्ट है। भारतीय सेना इन दुर्गम पहाड़ियों में 24 घंटे 24/7 सरहद की निगहबानी करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रिजर्व कर रखती है। और 1999 में जब पाकिस्तान के सैनिक LOC में दाखिल हुए तो वहां पर जब लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई का बहुत सारा नुकसान इन गांवों को चुकाना पड़ा, क्योंकि इन गांवों में भी बहुत सारे गोले गिरे। और ये जो द्रास का विलेज है ये हमेशा हाई सेंसिटिव एरिया है और हमेशा ये अलर्ट पर रहता है, क्योंकि अगर LOC पर कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले जो रिटेलिएशन होगा वो इसी तरफ होगा, क्योंकि भारतीय सेना की पोस्ट इस इलाके में है। पूरा जो आप इलाका जहां पर मैं खड़ा हूं ये लामोचिन है और मैं यहां से ठीक पीछे की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो बहुत क्रूशियल सेंसिटिव सिक्योरिटी के लिए लिहाज से दिखाना ठीक नहीं। लेकिन आप नीचे देखें तो वो दुर्गम पहाड़ियां जो मेरे पीछे, जहां पर आपको धुंध दिखाई दे रही है, यहां बर्फ पड़ती है, अचानक बारिश होती है, मौसम खराब हो जाता है, टेम्परेचर 10-15 डिग्री तक गिर जाता है। दिन के वक्त में धूप कभी कभार निकलती है। ज्यादातर टाइम पे इन पहाड़ियों पर मौसम ठंडा रहता है, यहाँ पर धुंध रहती है, बारिश होती रहती है। और इन्हीं जगहों पर भारतीय सेना के सैनिकों ने देश की निगहबानी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। इसके अलावा बहुत सारे जो सैनिक थे वो जख्मी हुए। और उसके बावजूद इन इलाकों को हम प्रिजर्व करते रहे, इन इलाकों की सुरक्षा और रक्षा हम करते रहे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आपको एक्सट्रीम राइट में दिखाएंगे, वहां पर एक अकेली जो ऊंची पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये जो पहाड़ी है ये तोलो लिंग की पहाड़ी है। तोलो लिंग पर भी भारतीय सेना ने संघर्ष किया, वहां पर जंग लड़ी। जरा सोचिए कि इस वक्त हम जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम खड़े हैं। और ये जो आपको सामने जो तोलो लिंग की पहाड़ी दिख रही है, ये कम से कम 15,000 फीट समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है। बावजूद इसके वहां पर सैनिक पहुंचे, लड़े। और द्रास विलेज की तस्वीर जो मैं दर्शकों आपको दिखा रहा हूं,
ये वो विलेज है जिसने सबसे पहले पाकिस्तानी हमलों का दंश झेला था। भारतीय सेना की रिटेलिएशन पार्टी थी वो इन्हीं इलाकों में डिप्लॉय की गई थी। बोफोर्स यहाँ नीचे से उन ऊंची पहाड़ियों पर मारते थे और पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ये था कि वो ऊंचाई पर थे और हमारे सैनिक नीचे थे। इस वजह से ये लड़ाई और भी मुश्किल और भी दुर्गम हो गई थी क्योंकि दुश्मन ऊपर से हमें देख रहा था, हम नीचे की तरफ थे और ऐसे में दुश्मन को रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हमारे लिए था। और उसके बावजूद भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से इस जीत को दिखाया कर और उन्होंने बता दिया कि भारतीय सेना दुनिया में बेस्ट है और हमसे बेहतर सैनिक किसी के पास नहीं। की लड़ाई 84 दिनों तक चली थी। जिस तरह से मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मेरे कैमरा पर्सन बहुत ऊपर खड़े हैं, ऐसे ही भारतीय सेना का दुश्मन ऊपर था, पाकिस्तान LOC, और हमारे सैनिक नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। और मुश्किल ये था कि जो हमारे सैनिक थे वो दुश्मन के निशाने पर थे। और जरा सोचिए कि ऊपर दुश्मन खड़ा हो, वो आपको लगातार देख रहा हो, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी हो, दुश्मन की पोस्ट तक जाना हो, वहां पर हमला करना हो और LOC को सेव करना हो, वहां पर कंट्रोल स्थापित करना हो, ये बहुत मुश्किल था। इस वजह से हमारे 527 वीर सपूत जो थे वो शहीद हो गए, 3000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए। बावजूद इसके भारतीय सेना ने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर -20 डिग्री था, वहां भारतीय सेना कम ऑक्सीजन, कम रसद के बावजूद लगातार लड़ती रही। मेरे ठीक पीछे की पहाड़ियां देखिए और समझिए कि सेना हमारी नीचे थी, हमें उन चोटियों पर पहुंचकर लड़ाई करनी थी। कितना मुश्किल हो जाता है कि जब दुश्मन आपको देख रहा हो और आप ये जानते हो आप दुश्मन के निशाने पर हो, उसके बाद संघर्ष करना, ऊपर जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ज़रा सोचिए कि मेरे लेवल से भी 7,000 ऊंचाई की चोटियों पर हमारे सैनिक लड़ रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र कुमार सिंह, राइफलमैन संजय कुमार, ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जिन्हें दिया गया, जिन्होंने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, उनके अप्रतिम तेज को दुनिया को बता दिया, दिखा दिया, जता दिया। भारत ने 527 अपने वीर सपूत खो दिए, 1300 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए। बावजूद इसके भारतीय सेना ने लगातार वहां पर संघर्ष किया। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, भारत की बहादुरी का प्रतीक है। दुश्मन ऊंचाई पर था, मौसम मौत जैसा था, लेकिन भारतीय जवानों ने तिरंगा झुकने नहीं दिया। जी हां, समझिए कि किस तरह से ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये संघर्ष था। इस खतरनाक मौसम में लगातार लड़ने का ये संघर्ष था, लगातार इन दुर्गम पहाड़ियों में अपने आप को बचा कर रखने का। मेरे पीछे की पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ियां द्रास, करगिल और बटालिक, यहाँ पर रहना अपने आप में बहुत दुर्गम है, बहुत खतरनाक है। बावजूद इसके सैनिक यहाँ पर डटे रहे और ये लड़ाई 84 दिन चली। मई में शुरू हुई लड़ाई जुलाई में खत्म हुई और भारतीय सेना ने उन ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा कर ये बता दिया कि पाकिस्तान अपनी ही कमाकत से बाज आए, क्योंकि भारतीय सेना जानती है अपने इलाके, अपने क्षेत्र और अपने देश की सुरक्षा कैसे करनी है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, करगिल। करगिल युद्ध की विजय गाथा में भारतीय सेना के अदम्य साहस का साथ बोफोर्स FH-77B 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप की भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। वर्ष 1999 के युद्ध में दुश्मन ऊंची बर्फीली चोटी और मजबूत बंकर में छिपा था, लेकिन बोफोर्स की सटीक और जबरदस्त गोलाबारी ने उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कठिन पहाड़ी इलाकों में इस तोप ने भारतीय सेना की निर्णायक बढ़त दिलाई और ऑपरेशन विजय की सफलता में अपना अहम योगदान दिया। इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल पर हूं और मेरे ठीक पीछे जो आप इस गन को देख रहे हैं, ये बोफोर्स गन है। ये वही गन है जिसने इन ऊंची पहाड़ियों पर जहां करगिल की जंग लड़ी गई, टाइगर हिल, राइनो और राइनो हॉर्न, इसके अलावा .5140 गन हिल जो था, इस बोफोर्स ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इसकी रेंज की बात करें तो 35 किलोमीटर लंबी रेंज है और जब दुश्मन ऊपर से हमले कर रहा था तो बोफोर्स गन ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई और इसने दुश्मन की चौकियों, उनकी आर्टिलरी सेंटर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया।
बोफोर्स गन की बदौलत ही भारत ने करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस गन का नाम 155 mm फील्ड होवित्जर 77B2 है, जिसे हम बोफोर्स गन भी कहते हैं। जी हां, 80% से ज्यादा जो दुश्मनों की बर्बादी हुई करगिल जंग के दौरान इसी बोफोर्स गन ने की थी। और समझिए कि इस बोफोर्स गन की बदौलत ही हम करगिल की जंग को जीत पाने में मुमकिन हो पाया, संभव हो पाया। जी हां, अगर आप देखा जाए तो गैलेंट्री अवार्ड्स की यहां पर लिस्ट आपको दिखाई देगी। मेजर AS कसाना, कैप्टन BS गिबलियाल, कैप्टन R जेरी प्रेम, गनर SG पिल्लई, ये वो टीम थी जिसने करगिल की जंग के दौरान बोफोर्स के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये गन सिर्फ एक गन नहीं है, ऊंची चोटियों पर, पहाड़ियों पर जहां दुश्मन छुप कर बैठा हुआ था, इस बोफोर्स गन ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। और मैं आपको अगर इसकी बैरल के बारे में दिखाऊं, इसका रोटेटर्स दिखा पाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आएंगे मेरे पास, मैं उनको दिखाऊंगा कि कहां से लोड किया जाता है। ये पीछे का जो पोर्शन देख रहे हैं, यहां से गोले लोड किए जाते थे और 15 सेकेंड लगता है एक राउंड फायर होने के बाद दूसरे राउंड को लोड करने में। जो ग्रेनेडियर्स थे और जो आर्टिलरी टीम हमारी थी, वो पॉइंट करती थी और पॉइंट करने के बाद इस बोफोर्स गन के जरिए हमला होता था। जरा मैं आपको वो पहाड़ियां भी दिखा देता हूं जिन पर बोफोर्स ने हमले किए। वो पहाड़ियां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर बोफोर्स गन ने दुश्मन की जो वहां पर पार्टी थी उन पर हमले किए। ये ब्लैक टूथ का एक पिक दिख रहा है, यहां पर बोफोर्स ने हमले किए। गनीला पॉइंट 5140 कहते हैं हम हैं। ये तोलोलिंग है जहां पर लगातार जो बोफोर्स गन है उसने हमले किए। और बोफोर्स गन की बदौलत ही जो हमारी इंडियन आर्मी थी, उन्होंने ताकत के साथ, क्षमता के साथ इस पूरे जो बैटल को जीता। और बोफोर्स गन की भूमिका, इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी जो इंपॉर्टेंस थी करगिल जंग के दौरान, उसको दुनिया मानती है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, करगिल। वहीं करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। फक्र महसूस करते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा। सर, आप बात करेंगे क्या मुझसे? 1 मिनट। क्या नाम है आपका सर? गुलाम मोहम्मद खान। आपकी फैमिली से कौन था आर्मी में जो शहीद हुए? वो मेरा भाई थे। क्या नाम था? नजीर अहमद खान। अच्छा, 12 जैक लेके थे। अच्छा, जैक लेके थे। क्या एज थी, क्या सिचुएशन थी जिस वक्त ये हुआ? उस वक्त तो सिचुएशन क्या थी, तो एक्चुअली वहाँ इस टाइम नेटवर्क नहीं चल रहे थे, तो 99 की बात है। तो जब उनकी डेथ होगी तो यहाँ से हमें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे उनको इन्फॉर्म हुआ, तो फिर उन्होंने हमें घर आके बताया ऐसी बात है। तो जो वहाँ पे हमें नज़दीक कैंप था वहाँ पे आर्मी का, तो उनको भी वो भी आ गई, उन्होंने बताया ऐसी बात है। तो 9 जून उनकी डेथ होगी यहाँ पे, तो 21 जून उसकी वहाँ वो घर पहुँच गया उनकी बॉडी। क्या एज रही होगी उनकी? उनकी उस टाइम तो वो उनकी एज थी लगभग 30-35 साल। देखिए वैभव, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं वैभव बात नहीं कर पाऊंगा इनसे क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सरला देवी। सरला जी, आर्मी में कौन था जो शहीद हुए? मेरे हस्बैंड थे, क्या नाम था उनका? रंजीत सिंह। ये आपकी बेटी हैं? आप भी आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। परिवार के मुखिया को खोना, अपने पति को खोना, और फिर एक माँ अकेले हो जाती है, परिवार संभालना, बच्चे पालना, कितना मुश्किल था आपके लिए उस वक्त? सर उस टाइम तो बहुत ही छोटे थे हम, बच्चे ही लगाओ 20 साल की एज थी, सास ससुर थे, अच्छा परिवार था। तो हमें पता ही नहीं चला, जब घर गए अचानक जो हमारी जो बॉडी गई, 1 महीने के बाद गई घर, तो बॉडी की ऐसी हालत हो रखी थी जो देखने लायक नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। हम अपने घर में ही, अपने गांव, एक छोटा सा गांव है, मतलब पहाड़ी एरिया है, गांव है छोटा सा, इतना वहाँ पता नहीं चलता था कुछ। तो जब सामने बॉडी आई तो घर में भी नहीं आई, रोड ही नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, तो रोड काफ़ी दूर थी, तो वहीं गए हम। अचानक ही पता चला। मैं तो उस टाइम जंगल में घास काटने जा रखी थी और जो घराट होती है, आटा पीसने के लिए गए थे। तो अचानक ही गांव वाले आए, तो मैं रास्ते में ही थी, मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर गांव वाले मेरे को रास्ते से ले गए, ऐसे हुआ। अब बहुत दुखदायी जीवन है। फिर आपकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, यानी नई नई शादी आपकी हुई थी जब शहीद हुए आपके पति? शादी तो सर छोटे में हो गई थी, 15 साल में।
15 साल की एज में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2 साल पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आर्मी ज्वाइन करी। अब उनकी बेटी भी मेरे साथ है। आपका नाम क्या है? प्रीति बिष्ट। प्रीति, आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी जब पिताजी का देहांत हुआ था। तो नहीं सर, जरा बताइए, जब पापा के बारे में सुनती हैं, उनकी वीरता की कहानियां सुनती हैं, कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत गर्व है सारे सोल्जर्स पे, अपने पिताजी पे भी, और अच्छा लगता है जब हमें आर्मी बुलाती है, ऐसे गर्व का वो होता है। स्कूल में, कॉलेज में लोग पूछते हैं पिताजी के बारे में, आपसे बात होती है, क्या बताती हैं पापा के बारे में? हम तो बोलते हैं अभी भी हैं, मैं तो कभी बोला नहीं है कि नहीं है। हाँ जी। पापा की पुरानी तस्वीरें देखी जब वो आर्मी में थे? हाँ जी, तस्वीरें भी हमारे पास कम हैं क्योंकि हम पहाड़ के हैं तो उस टाइम इतना था नहीं, पर हाँ कारगिल की जब वो युद्ध की हैं तो थोड़ी थोड़ी उनका बहुत शौक था फ़ोटो का, तो मुझे लगता है कि उस टाइम की उनकी काफ़ी तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कारगिल वॉर मेमोरियल लद्दाख के द्रास कस्बे में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और साल 1999 के करगिल युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया ये एक प्रमुख स्मारक है। यहां अमर जवान ज्योति, MiG-21 विमान और बोफोर्स तोप रखी गई हैं। हमारे सहयोगी की यहां से भी खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल पर हूं और मेरे कैमरा पर्सन दिनेश जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन शहीदों के हैं, शहादत देने वाले उन वीर सैनिकों के हैं जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये नाम देखिए, ये जो आपको तख्तियां दिख रही हैं इन पर उन शहीदों के नाम हैं। कहीं पे लिखा है राजहंस बाजीराव कांबले 12 मराठा जो शहीद हुए। इसके अलावा दूसरा नाम आप देखेंगे सिपाही रमाना समाधि, ये शहीद हुए। सिपाही उरेश देवकर, ये वो नाम है जो 527 लोग करगिल जंग के दौरान आज से 27 साल पहले शहीद हुए। करगिल विजय दिवस के दिन उन तमाम शहीदों को नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम की कहानी को दुनिया से अवगत कराया जाता है। यहाँ पर जहां तक आपकी निगाह जाएगी, मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ शहीदों के नाम अंकित हैं। हवलदार हकम सिंह, इसके अलावा लांस नायक हरजीत सिंह, ये जो नाम है, ये परिवार हर साल यहाँ पर आते हैं। अपने शहीद परिवार के जो उनके लोग थे, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बेटे, वो यहाँ पर आकर